नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में। आज हम लोग इस चैप्टर में आज इस वीडियो में हम लोग पढ़े होंगे सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में। इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। और पिछली वीडियो में हमने तुगलक वंश और गुलाम वंश के बारे में अच्छे से पढ़ रखा है। जिन किसी ने भी वीडियो हमारी नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है इस वीडियो के, आप जाके इस वीडियो को देखने के बाद उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले पूरा इसकी जो लूसेंट का सीरीज हमारी चल रही है सभी वीडियोज का मतलब प्राचीन काल की भी एक वीडियो डली हुई है जो 4 घंटे के आसपास की है। तो अगर आपने प्राचीन भारत नहीं पढ़ा हुआ है तो वो आप 4 घंटे वाली वीडियो देख लीजिएगा, आपका प्राचीन काल का पूरा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा उस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। देखो, सैयद वंश जो था ये 1414 से लेकर 1451 के आसपास चला, ठीक है। और सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। देखो, मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये संस्थापक से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सैयद वंश का जैसे संस्थापक हो गया, ये कौन है? खिज्र खां। उसी प्रकार से मैंने आपको बताया था कि जो खिलजी वंश का संस्थापक था, तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था, ठीक है। और उसी प्रकार से गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया था। और एक और था हमारा कौन सा? तुगलक। तो उसका संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, इस बार हम लोग रिवाइज करते रहेंगे इस तरह से तो याद रहेगा, ठीक है। और हम लोग आगे देखते हैं। देखो, सैयद वंश में कोई खास इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं है, मेन पॉइंट आपका है लोधी वंश के अंतर्गत, तो ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग एक क्विक रिवीजन की तरह से देख लेते हैं। देखो, जो ये सैयद वंश का संस्थापक कौन हुआ? खिज्र खां। बस आपको मेनली मुख्य पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सैयद वंश के अंतर्गत यही है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां, ठीक ना। इसने जो है सुल्तान की उपाधि न धारण करके अपने आप को रैयत ए आला की उपाधि धारण करके अपने आप को खुश रखा, क्योंकि सुल्तान की जो उपाधि थी काफ़ी फेमस चल रही थी उस समय, तो इसने जो है सुल्तान की उपाधि नहीं रखा था, रैयत ए आला से ही अपने आप को संतुष्ट रखा। खिज्र खां जो था यह तैमूर लंग का सेनापति था। और भारत से लौटते समय तैमूर लंग जो था उसने खिज्र खां को मुल्तान, ये क्या बोलते हैं, मुल्तान जो है अभी वर्तमान में पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, तो ये लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये मतलब खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दिलापुर का शासक किसने नियुक्त किया था? तो ये तैमूर लंग ने किया था, ठीक है। और ये जो खिज्र खां को नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को भेजा करता था। खिज्र खां जो था ये तैमूर का जो पुत्र शाहरुख था उसको नियमित रूप से टैक्स भेजा करता था, क्योंकि टैक्स तैमूर ने ही इसको यहाँ का सेना जो भी है क्या बोलते हैं इसको शासक नियुक्त किया था इस एरिया का, तो यहाँ का टैक्स जो होता था अब ये खिज्र खां के बेटे को शाहरुख को ये भेजा करता था। सॉरी, तैमूर लंग के बेटे शाहरुख को खिज्र खां टैक्स भेजा करता था। ये कुछ पॉइंट थे, ठीक है। देखो, स्पीड में पढ़ लेते हैं, बस आप पॉइंट को सुनते जाइए, क्योंकि ये कहाँ से पूछा जाएगा कोई नहीं जानता है, इसलिए हम थोड़ा सा पढ़ते रहेंगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं उसको स्पेसिफाई करके आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है। देखो, खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। शाहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। मतलब तारीख ए मुबारक शाही जो पुस्तक है उसके अंतर्गत सैयद वंश के बारे में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद नामक शहर की स्थापना मुबारक शाह ने ही की थी। तो ये सिंपल है, मुबारकाबाद शहर किसने बसाया था, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मुबारक शाह ने बसाया था। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन हुआ? तो ये अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। कब से कब तक? ये देखो, 1414 से 1451 तक, ठीक है। तो ये इसका जो है शासनकाल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था, 37 वर्ष ही था। अब हम लोग लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे। लोधी वंश ये हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको भी आपको थोड़ा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको देखते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। इसको याद रखने का ट्रिक यहाँ देख लीजिए, लोधी लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखिए लोधी, बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी ने, तो इसमें भी लो लिखा हुआ है, बहलोल में भी लोधी है, इधर भी लोधी है। तो ये आप थोड़ा सा ट्रिक्स देख लेंगे ना, शब्द देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एक दो बार और बोल लेंगे इसको रिपीट कर करके, बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना करी, ये आपको याद हो चुका है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस वीडियो को सुनते जाइए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वह 19 अप्रैल 1451 में बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। यानी कि ये जो बहलोल लोधी था ये अफगानिस्तान
से मेनली आया था, तो ये जो है अफगानी शासक था, अफगान राज्य की स्थापना करी थी दिल्ली पर। चलो आगे देखो, बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बहलोल सिक्कों का प्रचलन किसने करवाया था, तो बहलोल लोधी। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है। चलो आगे देखते हैं, वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों को खड़े होने पर स्वयं भी खड़ा हो जाता था। क्यों? क्योंकि वह अपने सरदारों का, जो उसके मंत्रिमंडल में जो सरदार थे, उनकी बहुत इज्जत करता था। तो ये पॉइंट आपको भी ध्यान रखना है कि जो बहलोल लोधी था अपने सरदारों को किस नाम से कहकर, क्या कहकर पुकारता था, तो मकसद ए अली कहकर पुकारता था। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। और पढ़ लेते हैं, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1400 मतलब 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना करी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना करी। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी, तो ये जो था ये सिकंदर लोधी था। और सिकंदर लोधी ने ही जो है आगरा को राजधानी भी बनाया था। ठीक ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। पहले राजधानी क्या थी, दिल्ली। तो सिकंदर लोधी ने क्या किया, आगरा नामक शहर बसाया और दिल्ली से जो है राजधानी को आगरा में स्थानांतरित कर दी। ठीक है ना। और एक पॉइंट यहाँ पे जो लिखा हुआ है बीच में, देखिए इसको, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। भूमि के लिए मापन के प्रामाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने किया, सिकंदर लोधी ने। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गजे सिकंदरी का प्रचलन, ये पैमाना था, मेजरमेंट की यूनिट थी। ठीक ना, तो इसका प्रचलन किसने किया था, सिकंदर लोधी ने ही किया था। फिर से बोल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। भूमि के लिए मापन के प्रामाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने ही किया था। और ये पॉइंट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। ये एसएससी सीजीएल का या सीजीएल या एमटीएस शायद किसी में आया था क्वेश्चन, तो आपको यह ध्यान रखना है कि गुरुलिखी शीर्षक, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, गुरुलिखी शीर्षक से प्रकाशित करने वाला, मतलब शीर्षक से फारसी कविताएं प्रकाशित या लिखने वाला शासक कौन सा था। आपको अलग अलग ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ही ऐसा शासक था जो गुरु लिखी शीर्षक से फारसी कविताएं को जारी करता था, यानी कि लिखता था। ठीक है, ये हो गई कुछ बातें। और यहाँ पे देख लीजिए, इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़, ज्वालामुखी जो मंदिर थी नगरकोट में, उसकी मंदिर की मूर्ति को तोड़ करके इसने, सिकंदर लोधी ने तोड़ करके उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। और इसने मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्री को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने के प्रतिबंध भी लगा दिया था। किसने, सिकंदर लोधी थे। तो इसको भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखिए, अब यहाँ पे गले की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। और इसके बाद जो शासक बना सिकंदर लोधी के बाद, ये इब्राहिम शाह बना। ठीक है, इब्राहिम शाह की उपाधि से इब्राहिम लोधी बना। ये इब्राहिम लोधी शासक था, जो कि सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी आगरा के सिंहासन पर बैठा। क्योंकि उस समय आगरा को ही दिल्ली से किसने स्थानांतरित करवा दिया था, सिकंदर लोधी ने। और आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी, सिकंदर लोधी ने। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 21 अप्रैल 1526 यहाँ पे एंट्री होती है किसकी, बाबर की। ये दिन आप याद रखिएगा, हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है। आप सोचते होंगे कि डे याद नहीं रखेंगे तो इससे काम नहीं चलेगा, आपको डे याद रखना पड़ेगा। इसको तो मैं बोलूँगा दिन भी आपको याद होना चाहिए कि 21 अप्रैल ही है, और 1526 तो रटा ही होना चाहिए जुबान पे। 21 अप्रैल 1526 यही वह दिन था जिस दिन बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। ठीक है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा जाता है कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी हार गया और इब्राहिम लोधी को बाबर ने क्या कर दिया, मार दिया, यानी मर्डर हो गया इब्राहिम लोधी का। और इब्राहिम लोधी एक ऐसा पहला शासक था इस समय का, इस मतलब 1526 या मतलब इस शताब्दी का, ईस्वी का, ऐसा मान सकते हैं, जो युद्ध स्थल पर मारा गया। अभी तक किसी युद्ध स्थल पर किसी को जान से नहीं मारा जाता था, मतलब हार गया तो उसको छोड़ देते थे कि हाँ ठीक है हार मान लिया, छोड़ दो इसको। लेकिन ये जो पहला शासक था इसको जान से मार दिया गया था। तो आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि युद्ध स्थल पर मारे जाने वाला पहला शासक कौन था इस काल का, तो ये इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी को किसने हराया था, बाबर ने हराया था। ये पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो ये 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। इस तरह से अलग अलग प्रकार से 4-5 क्वेश्चन इसी लाइन से पूछे जाते हैं। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन में इसको लिख के आपको याद करना है। आगे देखिए, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने बुलाया था, तो
आमंत्रित किया था, ये क्वेश्चन पूछा था। तो इसको आपको ध्यान रखना है। दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा जो थे आलम खां, इन दोनों ने मिल करके बुलाया था किसको, बाबर को, ये इंडिया पे आक्रमण करने के लिए, इब्राहिम लोधी को हराने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि दौलत खां और आलम खान ने बना बुलाया था किसको, बाबर को, भारत पर आक्रमण करने के लिए। ठीक, और आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सल्तनत कालीन कुछ शासन व्यवस्था हैं, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट होगा बस उसी को देखेंगे। ठीक है, चलिए देखो, इसमें आपको यहाँ पे 2-3 पॉइंट हैं, इसको ध्यान रखना है। दीवान ए खैरात ये दान विभाग था, और दीवान ए बंदगान दास विभाग था। ठीक है ना। और ये दीवान ए बंदगान और दीवान ए खैरात की स्थापना किसने करी थी, फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। और ये एक पॉइंट ध्यान रखिए, दीवान ए कोही ये कृषि विभाग से संबंधित था, इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने करी थी। ठीक ना। ठीक है, तो ये आपको तीन तीन पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दीवान ए कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने, दीवान ए बंदगान और दीवान ए खैरात। खैरात में क्या है, दास विभाग की, सॉरी ये दान विभाग था, जिसको मतलब मुस्लिम स्त्रियों और उनकी जो है लड़कियों को ये दान दिया करता था, कौन, फिरोज शाह तुगलक। तो ये खैरात विभाग था। और बंदगान विभाग दास, जो इसकी सबसे ज़्यादा दास रखने वाला, लगभग 1.5 लाख के आसपास दास रखा था फिरोज शाह तुगलक, तो उनकी देख रेख करने के लिए दास विभाग यानी दीवान बंदगान की ही स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। ये सब मैंने आज काफ़ी डिटेल में पढ़ा रखा है, वीडियो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा, तुगलक वंश से संबंधित। ठीक ना। चलिए, हम लोग यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि रिपीटेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखो, ये कुछ पॉइंट हैं, इसको भी ध्यान रख लीजिए। खराज, जक़ात और जजिया। जजिया टैक्स जो लगता था गैर मुसलमानों पर लगता था, जनरली ब्राह्मणों पर लगता था। ठीक ना। और जक़ात जो है मुसलमानों पर धार्मिक कर था, और खराज जो है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। तो ये आपको पॉइंट थोड़ा सा सुन लेना है। देखो, जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगता था, और खराज जो लगता था ये गैर मुसलमानों पर भूमि कर था, गैर मुसलमानों पर भूमि कर लगता था। और जो जक़ात था ये मुसलमानों पर धार्मिक कर था। ठीक है, और आगे देखते हैं। चलिए और देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं यहाँ पे। देखो, एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, ग्राम होती थी। सुल्तान की अस्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था। ठीक है, और देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त किया था। ये पॉइंट ध्यान रखना है। एकता प्रथा को दोबारा शुरुआत किसने कराई, फिरोज शाह तुगलक ने करवाई। ठीक है, आगे देखिए। ये सब पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे बस आप ये देख लीजिए, ये मैंने भी बता दिया था। खालसा भूमि क्या थी, केंद्र यानी पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में जो भूमि रहती थी उसको खालसा भूमि कहते थे। तो ये जो अलाउद्दीन जो था शासक, उसने दान की गई अधिकांश भूमि को, जैसे पहले दान कर दिए थे कुछ शासकों ने, उसको पुनः से वापस लेकर के खालसा भूमि में यानी सरकार के नियंत्रण में अपने जो भी शासक था अलाउद्दीन, खुद के नियंत्रण में कर दिया था। तो ये कुछ पॉइंट थे। यहाँ पे हमारा जो है क्या बोलते हैं इसको, लोधी वंश और सैयद वंश समाप्त होता है। ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य भी काफ़ी फेमस साम्राज्य था, ये दक्षिण भारत का सम्राट था। देखो, इसको कुछ बता देता हूँ, कुछ पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट जो हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 में, ये आपको दिनांक भी याद रखना है, डेट जो है 1336 सन में, हरिहर एवं बुक्का, ये काफ़ी दो फेमस भाई थे उस जमाने के, इन दो भाइयों ने मिलकर के की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता क्या क्या है, जीत का शहर, विजयनगर, विजय का नगर यानी जीत का शहर। ठीक ना। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर ली थी। इसको आपको कोई ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। और विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है, जीत का शहर। और हरिहर बुक्का ने ये जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी, संगम वंश, तो ये जो उनके पिता का नाम था संगम, इन्हीं के नाम पर इन्होंने संगम राजवंश की स्थापना करी थी। किसने, हरिहर एवं बुक्का ने ही। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, समझ रहे हैं। तो ये जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित हैं, इसकी राजभाषा तेलुगु थी। ठीक है,
और ये जो हम्पी है ना, ये जो राजधानी थी विजयनगर साम्राज्य की, ये कर्नाटक में है, जो वर्तमान का कर्नाटक है इसके अंतर्गत है। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी थी। इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने 1336 में करी। अपने पिता के नाम संगम नाम के संगम राजवंश की स्थापना करी। ये कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। और आगे देख लेते हैं। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। इटली का जो यात्री था निकोलो कांटी, ये विजयनगर की यात्रा पर कब आया था? क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, किसके शासनकाल में आया था विजयनगर की यात्रा पर? तो ये जो देवराय प्रथम थे विजयनगर साम्राज्य के उस समय के शासक, तो देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली का यात्री निकोलो कांटी आया था, ठीक ना। और देखो, संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में ही विजयनगर में आया था। तो ये दोनों पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन मान लीजिए इनकेस आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए। और देखिए, एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को गजबेटकर यानी हाथियों का शिकारी कहा गया है। तो ये जो है आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गजबेटकर की उपाधि किसको दी गई थी या गजबेटकर किसको बोला जाता था? तो ये देवराय द्वितीय को गजबेटकर बोला जाता था। गज मतलब गज किसको बोलते हैं? हाथी को बोलते हैं। गजबेटकर मतलब हाथी का शिकारी, इस तरह से। तो ये ऐसा कौन सा शासक था जो हाथियों का शिकार करता था, ऐसा मान सकते हैं। तो ये देवराय द्वितीय था, ठीक है। और देखिए यहाँ पे नागलपुर नामक नए नगर हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 में हो गई। और कुछ इंपॉर्टेंट हो इस देख लेते हैं क्विक में, बाकी इधर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए बहमनी साम्राज्य के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये भी छोटा सा ही राजवंश था, कोई ज़्यादा इसमें डिटेल है नहीं। देख लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी। बस आपको बस इतना ध्यान रखना है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने करी? हसन गंगू ने। ये हसन गंगू जो है काफ़ी, मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, आपको ये पता होना चाहिए कि सॉरी, बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी किसने करी? हसन गंगू। क्योंकि इसमें कुछ मिलता जुलता है नहीं, इसलिए क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, समझ रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने करी। देखो, आप वीडियो लूसेंट पढ़ रहे हैं तो आपको पता भी होगा, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं प्रॉपरली, तो कि लूसेंट को याद करने का इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि लूसेंट को कैसे याद किया जाए। 15-15, 20-20 बार, क्या 1000 बार पढ़ लो तब भी याद नहीं होगा। आपको याद करने का सिर्फ यही ट्रिक है, बार बार आप बातों को मेरी सुनते जाइए। एक बार 2 बार वीडियो को करके दीजिए, 2x पे करके देखिए, बस सबको सुनना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसमें दिमाग लगाने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि मैथ है नहीं ये, ठीक ना। तो आपको बस सुनते रहना है और याद ऑटोमेटिक हो जाएगा आपके पास। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी, ठीक। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी। बहुत बार बार मैंने खुद ही बोल दिया है, आपको अब तक तो याद हो गया होगा। और देखो कुछ इंपॉर्टेंट, भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने की थी। भीमा नदी के तट पर, ये भीमा दक्षिण भारत की आपको पता होगा काफ़ी फेमस नदी है, तो इसी नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने की थी, ठीक है। और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या यहाँ पे, चलो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैं इसको क्विक रिवीजन एक बार करवा देता हूँ, देख लीजिए। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की थी, और बहमनी साम्राज्य का स्थापक हसन गंगू था। बस इतना आपको ध्यान रखना है। और देखिए, देवराय द्वितीय को गजबेटकर यानी हाथियों का शिकारी शिकारी कहा जाता था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। और सबसे फेमस राजा कौन था इस साम्राज्य का? संगम वंश का। संगम वंश मतलब हरिहर एवं बुक्का ने, दो भाइयों ने जो बताया था संगम वंश, उसका सबसे फेमस राजा कौन सा था? देवराय द्वितीय था। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। देखो, निकोलो कांटी जो है देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था, और ये जो था अब्दुल रज्जाक के देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, ठीक है। और देखो, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी थी, कर्नाटक की। और संगम तो बता ही दिया, हरिहर बुक का बता दिया, आपको याद हो गया होगा अब तक तो, ठीक है। और देखिए यहाँ पे, ये सब ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में बार बार रिपीट कर चुका हूँ, इसको मैं बार बार नहीं बोलूँगा। आप यहाँ पे देखिए,
बस ये आप ध्यान रखिए कि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, किसी भी हाल में इसको ध्यान रखना है। और इब्राहिम लोधी से बाबर हार गया, सॉरी बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया और इब्राहिम लोधी को उसने जान से मार दिया था बाबर ने, ठीक है। तो ये उस काल में मारा जाने वाला प्रथम शासक था, कौन? इब्राहिम लोधी। और सिकंदर लोधी ने आगरा शहर को अपनी राजधानी बनाया और आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी? सिकंदर लोधी ने करी थी। गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने किया था? सिकंदर लोधी ने करी थी। गुरु लिखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला शासक कौन था? यह सिकंदर लोधी ही था। और सिकंदर लोधी अपने जो सरदार थे उसका काफ़ी सम्मान किया करता था, तो उनको मकसद अली कहकर पुकारता था। और लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी था। और यहाँ पे सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस सैयद वंश और लोधी वंश से रिलेटेड। और विजयनगर साम्राज्य भी हमने पढ़ लिया है और यहाँ पे बहमनी साम्राज्य के बारे में भी पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो के हम लोग देखेंगे स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, यानी कि कुछ राज्य, ये जो शासक थे दिल्ली पे, तो सभी जगह तो कर नहीं पाए थे, कुछ छोटा छोटा एरिया जो था वो बचा हुआ था। तो वो जो स्वतंत्र प्रांतीय जो राज्य थे उनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है ना। जैसे कि ये जौनपुर हो गया और भी अलग अलग, कश्मीर हो गया, यहाँ के जो शासक थे ये छोटे छोटे क्षेत्र थे जो कि स्वतंत्र थे। तो इनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और इन डिटेल से उन वीडियोज़ को देखने के लिए आपको सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सब्सक्राइब, सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मजाक चलता रहता है क्योंकि पढ़ने ही बैठे हैं, और पढ़ोगे तो मज़ा लेके ही पढ़ो, ठीक है ना। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आप देख नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये थोड़ा हंसी मजाक वाली बात हो गई और ज़रूरी भी है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। और कैसा लगा वीडियो आप कमेंट के सेक्शन में लिख के बताइए। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि वो भी लूसेंट को पढ़ सकें। क्योंकि एसएससी अगर आप निकालना चाहते हैं तो बिना लूसेंट के ये सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि लूसेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी के अंदर का, कोई भी एग्जाम में ले लो आप, ठीक है ना। तो ये था आज का कुछ ज्ञान प्रवचन लास्ट में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद में आई होगी, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।